हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग जावा के कोर्स को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अगर आपने सारी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, आप इसको एक्सेस करो अगर आपको जावा में मास्टरी करनी है तो। ओके, तो अपने कुछ पिछले वीडियो में यार हमने दिस कीवर्ड और सुपर कीवर्ड को किस तरह से यूज करना है उसको हमने सीखा था। आज हम लोग सीखने वाले हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में। हालांकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर किस तरह से काम करता है अगर वहां पर इनहेरिटेंस हो तो तब वहां पर कंस्ट्रक्टर को आपको समझना जरूरी होगा। क्योंकि इनहेरिटेंस जब होता है तो हमें पता है ना कि हम लोग कंस्ट्रक्टर क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं। तो कंस्ट्रक्टर जब हमने सीखा था तो वहां पर हमने क्या बताया था कि जब वहां पर इनहेरिटेंस ना हो तो क्या फंडे होते हैं, है ना। जहां पर आपने बेसिक बेसिक कुछ चीज सीखी थी कि कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, कब बनाते हैं, राइट। तो अभी हम लोग सीखने वाले हैं अगर हमारे पास कोई इनहेरिटेंस हो तो वहां पर क्या लॉजिक होता है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर एक बेस क्लास है और एक हमने चाइल्ड क्लास बनाई है, तो चाइल्ड क्लास ने बेस क्लास को इनहेरिट किया हुआ है, ठीक है। और हमारे पास सिंपली यहाँ पर एक टेस्ट क्लास है जिसके अंदर हमारे पास मेन फंक्शन है। मैं एक काम करता हूँ, हालांकि आप ये सारी चीजें पढ़ भी चुके हो, फिर भी मैं आपसे कुछ ऐसे बातें पूछता हूँ। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पर हमने एक अपने पेरेंट क्लास में एक वेरिएबल बना दिया, मेंबर वेरिएबल बना दिया ए नाम से। और मैं अपनी चाइल्ड क्लास में भी एक वेरिएबल बी नाम से इस तरह से बना देता हूँ। अब आप बताओ, जब मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, लेट से सी नाम से अगर मैं बनाऊंगा, तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा इसके अंदर कितने मेंबर्स होंगे। आपको पता है कि जब भी इनहेरिटेंस होता है तो पेरेंट क्लास में जो भी मेंबर्स होते हैं, चाहे वो वेरिएबल्स हो, फंक्शन हो, वो सारे के सारे हमारी बी क्लास चाइल्ड क्लास में अवेलेबल हो जाते हैं। इसका मतलब कि जब भी हम अपनी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा, जो उसकी जो उसकी पेरेंट क्लास होगी उसके भी मेंबर्स को जगह मिलती है ना। तो जैसे अभी हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है ए और अपनी चाइल्ड क्लास में एक वेरिएबल बनाया है बी। तो जब भी हम ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे सी, तो सी के अंदर दो मेंबर्स होंगे ए एंड बी। समझ में बात आया। तो जो ये ऑब्जेक्ट बनेगा उसके अंदर दो मेंबर्स होंगे ए एंड बी। यहाँ पर देखिए हमने फिगर में आपको बना करके दिखाया है कि जब भी ये वाला ऑब्जेक्ट बनेगा इसके अंदर दो मेंबर्स होंगे ए एंड बी, और उसका रेफरेंस हमारे इस सी में है। अब आप बताओ कि हम लोग कंस्ट्रक्टर क्यों पढ़ते हैं। मैं ये सारी चीजें बता चुका हूँ, इसलिए मैं आपके पूछ रहा हूँ कि हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज ही क्यों करते हैं, कंस्ट्रक्टर का प्राइमरी यूज क्या होता है। तो हम लोग कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं टू इनिशियलाइज द मेंबर्स मेंबर्स मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए, मोर स्पेसिफिकली बोले मेंबर वेरिएबल। तो हम लोग मेंबर वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए काम करते हैं। तो आपने सीखा था कि जब भी हम जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसी क्लास का एक कोई ना कोई कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ऑब्जेक्ट के बनने पर। तो यहां पर हमने ऑब्जेक्ट बनाया सी क्लास का, आई मीन चाइल्ड क्लास का, तो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अभी हमने नहीं बनाया है तो कंपाइलर ने बनाया होगा दोनों क्लास में, क्योंकि हमने नहीं बनाया तो कंपाइलर ने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दोनों क्लास में बनाया होगा, ये बात आपको पता है। तो क्योंकि हमने अपनी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो हमारी चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा डिफॉल्ट वाला, है ना। डिफॉल्ट वाला ही कॉल होगा क्योंकि हमने देखो ऑब्जेक्ट बनाते समय कोई आर्गुमेंट्स पास नहीं किया, और इसीलिए कोई एरर भी नहीं आ रही है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के बनने पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारी क्लास में कंपाइलर ने बना के रखा है, इसलिए कोई एरर नहीं है। तो अभी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चल रहा है। अब आप बताओ, एक कंस्ट्रक्टर का प्राइमरी यूज हम लोग क्यों करते हैं, मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए। चलो, कंस्ट्रक्टर ने जो बनाया होगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसके अंदर भले ही कोई कोडिंग नहीं होती। मान लो चलो हमने अपनी क्लास में कंस्ट्रक्टर बना दिया, चाइल्ड क्लास में एक कंस्ट्रक्टर बनाया है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, लेट से मैं यहाँ पर बना ही देता हूँ। आज ये हमारी चाइल्ड क्लास है और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जैसे कंपाइलर बनाता है वैसा सेम टू सेम हम लोग कंस्ट्रक्टर यहाँ पर बना देते हैं। ये बन गया हमारे अंदर। तो अब ये वाला कंस्ट्रक्टर इस ऑब्जेक्ट के बनने पर कॉल हो जाएगा। अब अब मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी इक्वल टू 10। तो हमने क्या किया, हमने अपनी इस क्लास का जो मेंबर्स था उसको इनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा तो ये बी को हमारे इनिशियलाइज कर देगा। अब आप बताइए कि जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है सी, इसके अंदर पेरेंट क्लास वाला भी तो मेंबर है जो कि ए है। जब हमने सी ऑब्जेक्ट बनाया तो हमने बी को तो इनिशियलाइज कर दिया उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर।
हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पर 10। लेकिन जो ए क्लास वाला कंस्ट्रक्टर है, सॉरी ए क्लास वाला जो मेंबर को जगह मिली है हमारे इस सी ऑब्जेक्ट में, उसको तो हमने इनिशियलाइज ही नहीं किया, तो यहाँ पर अधूरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर सही रूल क्या होना चाहिए कि जब भी हम सी क्लास का अपनी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, तो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर तो एग्जीक्यूट हो ही चाइल्ड क्लास के मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए, और पेरेंट क्लास का भी कंस्ट्रक्टर कॉल हो, ताकि हम पेरेंट्स वाले जो मेंबर्स हैं उनको भी इनिशियलाइज कर सकें, है ना। और कंस्ट्रक्टर के बारे में आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि वो इनहेरिट नहीं होते हैं। अगर नहीं भी पता है तो अभी समझ लो, जैसे हम पेरेंट क्लास में जो भी फंक्शंस बनाते हैं, मेंबर्स बनाते हैं, अगर उनका इनहेरिटेंस होता है तो वो सारे के सारे चाइल्ड क्लास में उनको जगह मिल जाती है। लेकिन कंस्ट्रक्टर के साथ में ऐसा नहीं होता। कंस्ट्रक्टर्स आर नॉट इनहेरिटेबल, वो इनहेरिट नहीं होते हैं। तो हम लोग अगर पेरेंट क्लास के मेंबर्स को भी अगर इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो हमें पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा, और वो काम बाय डिफॉल्ट कंपाइलर कर देता है ना। और ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि अगर अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड क्लास का, उसमें चाइल्ड क्लास के कुछ मेंबर्स होंगे, पेरेंट क्लास के भी कुछ मेंबर्स होंगे, और अगर सोचो सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, तो आधे मेंबर्स को तो इनिशियलाइज कर देगा, लेकिन पेरेंट वाले मेंबर को इनिशियलाइज नहीं कर पाएगा। तो ये कितना बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा। इसलिए पेरेंट क्लास का भी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना। जैसे यहाँ पर हमने अभी अपनी चाइल्ड क्लास में एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, कोई बात नहीं, हमने बना दिया तो कंपाइलर नहीं बनाएगा। लेकिन अभी भी हमारी बेस क्लास में कंपाइलर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रहा होगा। अगर हम भी उसको बना सकते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इस तरह से। आप देखना, मैंने ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया, और इसके अंदर सिंपली मैं एक सिस आउट मैसेज दे देता हूँ। लेट से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेस क्लास। ओके, ठीक है। और मैं चाइल्ड क्लास वाले में भी एक मैसेज दे देता हूँ, इस तरह से लिख देता हूँ मैं यहाँ पर चाइल्ड क्लास। ओके, तो जब भी हमने ये सी ऑब्जेक्ट बनाया, तो चाइल्ड वाला कंस्ट्रक्टर क्या होगा, कॉल होगा पहले, क्योंकि हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। तो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर की कोडिंग जो कुछ भी होगी वो यहाँ पर है, और पेरेंट क्लास की भी यहाँ पर है। तो चलिए हम इस प्रोग्राम को पहले रन करते हैं, देखते हैं कि हमें आउटपुट क्या मिलता है। तो मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ। देखिए लिखा है बेस क्लास और चाइल्ड क्लास। इसका मतलब आपने क्या समझा कि पहले बेस क्लास प्रिंट है, इसका मतलब पहले बेस क्लास वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। और किसने इसको कॉल किया, हमने तो कहीं भी इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की कोडिंग नहीं लिखी। इसका मतलब कंपाइलर ने जरूर कहीं ना कहीं पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए कोडिंग लिखी होगी, है ना। और इसीलिए पहले पेरेंट वाला कंस्ट्रक्टर चला है। तो वो लाइन क्या है, क्या होता है, अब उसको समझिए। जब भी हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होगा। जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो कॉल उसी क्लास का कंस्ट्रक्टर होगा। तो ये चाइल्ड वाला कंस्ट्रक्टर तो कॉल हुआ। अब चाइल्ड वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, लेकिन उसकी जो कोडिंग थी, ये वाली जो लाइन थी, ये वाली लाइन थी, वो तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। क्योंकि अगर ये पहले एग्जीक्यूट होती, तो हमें आउटपुट में पहले चाइल्ड क्लास मिलता, है ना। लेकिन हमें तो ये चाइल्ड क्लास पहले नहीं मिला, पहले हमें ये आउटपुट मिला। इसका मतलब कि जरूर कहीं ना कहीं इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर कंपाइलर ने कुछ लाइंस ऐसी ऐड की है जो हमारे इस पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रही है, और वो लाइन, पहली लाइन कंपाइलर यहाँ पर लिख देता है। समझ में बात आई। तो इस चाइल्ड क्लास के अंदर एज अ पहली लाइन यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं जो हमारे पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रही हैं। समझ में बात आई। अब हम नहीं लिखेंगे ये पहली वाली लाइन, तो कंपाइलर लिखेगा। अब हमें क्योंकि समझना है कंपाइलर क्या लिखता है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सुपर, इस तरह से। क्या लिखेंगे, सुपर। ये आपने क्या देखा कि जहां पर कंपाइलर ने सुपर ऐसे लिख देता था, सुपर पारंथेसिस सेमीकोलन, जो ये पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को रिफर कर रहा है। इसका मतलब चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हुआ, और कॉल जैसे ही हुआ तो उसके पहली लाइन के रूप में उसने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया। तो पेरेंट क्लास के अंदर जो भी कोडिंग थी कंस्ट्रक्टर के अंदर, वो एग्जीक्यूट हो गई, और एग्जीक्यूट होने के बाद
ये वाली लाइन का इक्वेशन इंड हो गया, तो उसने चाइल्ड क्लास के जो कंस्ट्रक्टर है उसका जो रिमेनिंग कोड है उसको इसने एग्जीक्यूट किया, है ना। और इसीलिए जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो पहले बेस क्लास फिर चाइल्ड क्लास मिल रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो कंस्ट्रक्टर का कॉल आर्डर है, कॉल होने का आर्डर है, वो है चाइल्ड टू बेस। पहले तो कॉल तो चाइल्ड वाला हुआ, लेकिन चाइल्ड वाले ने फिर पेरेंट वाले को कॉल कर लिया। तो कॉल आर्डर क्या है? चाइल्ड टू बेस है, बेस है। लेकिन एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या है? एग्जीक्यूशन ऑर्डर उल्टा है। पहले वो पेरेंट वाले को एग्जीक्यूट कर रहा है उसकी कोडिंग, बाद में चाइल्ड वाले की। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि अगर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट लगा हो वहां पर हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो वहां पर कंस्ट्रक्टर का कॉल ऑर्डर और एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या होना है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो कॉल ऑर्डर है चाइल्ड टू पेरेंट, लेकिन एग्जीक्यूशन ऑर्डर है पेरेंट टू चाइल्ड। तो यहाँ पर आपने सुपर का ये देखा किस तरह से यूज होता है, और ये पहली लाइन ही होनी चाहिए। क्योंकि देखो अगर आपने आप नहीं लिखोगे तो कंपाइलर यहाँ पर लिखेगा, और अगर आपने दूसरी तीसरी लाइन इसको ऐसे कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा ना। ये देखिए एरर दे रहा है यहाँ पर, नहीं तो इसको आपको पहली लाइन ही लिखना है ना। अब अब और आगे समझिए। जैसे यहाँ पर हमने लिखा सुपर, और ये हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर किस तरह से पेरेंट वाले को कॉल करता है, इस तरह से सुपर लिख करके। आपको लग रहा होगा कि हम क्यों ही लिख रहे हैं यार, कंपाइलर तो ये काम कर ही रहा है, हम क्यों लिखें। अच्छा आप एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि आपको ये बात पता है कि जैसे अगर हमने अपनी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर बना दिया तो कंपाइलर नहीं बनाएगा। मान लो हमारी जो ये बेस क्लास है, जो ये हमारी बेस क्लास है, इसमें डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर है ही नहीं है। मान लो इसमें हम कुछ आर्गूमेंट्स पास कर रहे हैं, लेट से मैं एक कैरेक्टर टाइप का आर्गूमेंट पास कर रहा हूँ सी। अब क्या आप बताओ ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है? नहीं है, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। अब क्योंकि हमने ये कंस्ट्रक्टर इस बेस क्लास में बना दिया, तो कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा, ये आपको पता है। अब आप बताओ अगर मैं यहाँ पर ये लाइन ना लिखूं, तो कंपाइलर जो लिखेगा वो ऐसे लिखेगा, ये वाली लाइन लिखेगा। कंपाइलर अपने से यहाँ पर आर्गुमेंट्स पास नहीं करेगा। कंपाइलर जब भी लिखेगा वो यहाँ पर इसी तरह से लिखेगा। तो अगर मैं इसको ना लिखूं तो आप बताओ यहाँ पर एरर आएगी ही, क्योंकि कंपाइलर यहाँ पर क्या ऐड करेगा? ये ऐड करेगा। और इसके ऐड करने का मतलब है कि पेरेंट क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करना, और पेरेंट क्लास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो है ही नहीं है, तो यहाँ पर एरर आ जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इस एरर से बचो, तो यहाँ पर सुपर ये वाला पहली लाइन के रूप में लिखना ही है, लेकिन आप इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लो, डिफॉल्ट वाला ना करो। अगर आपने ऐसे लिखा मतलब डिफॉल्ट वाले को कॉल कर रहे हो, तो डिफॉल्ट वाला जो है नहीं, तो आप पैरामीटराइज्ड वाले को कॉल कर लो। और पैरामीटराइज्ड वाले को अगर कॉल करना है तो आपको एक आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। तो यहीं पर आप पैरेंथेसिस में आप एज अ आर्गुमेंट कुछ पास कर सकते हो इस तरह से। तो आपने क्या देखा कि अगर चाइल्ड क्लास के अंदर से मुझे पेरेंट क्लास के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, तब हमें ये वाली लाइन लिखना ही पड़ेगा, हमें ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि कंपाइलर नहीं लिखेगा ऐसी चीजें, तो हमें ही लिखना पड़ेगा, है ना। अब आपको समझ में आया होगा कि कंस्ट्रक्टर किस तरह से काम करते हैं अगर वहां पर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हो। तो कब हमें ये लिख करके कॉल करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ये आपको समझ में बात आनी चाहिए, है ना। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ना एक क्लास बनाता हूँ ऐसे, लेट से मैं एग्जाम्पल हमने क्लास बना लिया। और इस क्लास के अंदर मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर सोर्स पे चलता हूँ और यहाँ पर लिखा है जनरेट कंस्ट्रक्टर, इस तरह से। तो मैं ऐसे लिखता हूँ जनरेट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम फील्ड। अब देखिए जो यहाँ पर हमने ऑटोमेटिक तरीके से जनरेट किया, देखिए इसने कंस्ट्रक्टर तो बनाया, लेकिन पहली लाइन क्या लिखी है? हाँ, पहली लाइन इसकी कोई भी बाद में अगर आपने पेरेंट क्लास बनाई तो पहली वाली लाइन वही लिखी है, सुपर लिख करके, जो रिफर कर रहा है पेरेंट क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, है ना। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंट ए नाम से, और मैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी जनरेट करता हूँ, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड। तो ये ए को सिलेक्ट मैं यहाँ पर जनरेट करता हूँ, और यहाँ पर भी आप देखिए ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, और इसमें भी उसने क्या किया है, बाद में अगर इन फ्यूचर हम इस एग्जाम्पल क्लास की कोई सुपर क्लास बनाएंगे, पेरेंट क्लास बनाएंगे, तो उसके कंस्ट्रक्टर को ये कॉल करने के लिए है है ना। तो अगर आप ऑटोमेटिक तरीके से जनरेट करो कंस्ट्रक्टर तो आपको ऐसा मिलेगा, है ना। चलिए, आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी कंस्ट्रक्टर किस तरह से काम करता है।
जब हम इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में उसको समझते हैं, है ना। कंस्ट्रक्टर का मेन पर्पस क्या होता है? मेंबर्स को इनिशियलाइज करना। तो पेरेंट क्लास से कंस्ट्रक्टर को जरूर कॉल करना चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का इनहेरिट होता भी नहीं, कंस्ट्रक्टर इनहेरिट भी नहीं होते। तो पेरेंट क्लास के जो मेंबर्स हैं हमारे चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट में उनको जगह मिली है, वो इनिशियलाइज नहीं हो पाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक होगी, इसलिए दोनों क्लास यानी चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल होते हैं, जो अपने अपने मेंबर्स को इनिशियलाइज कर देते हैं, है ना। अब यहाँ पर हमने बहुत ज्यादा मीनिंगफुल कोडिंग नहीं लिखी थी। जैसे हमारे पास यहाँ पर ये क्लास है, इसको मैं बना देता हूँ, लेट से मैं आर्गुमेंट इसमें पास नहीं करता, नहीं तो चलिए मैं इंटीजर टाइप का एक आर्गुमेंट पास कर देता हूँ, और यहाँ से मैं ए में क्या रख देता हूँ, सी रख देता हूँ। तो हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया, यहाँ पर बी है, और यहाँ से मैं इस यहाँ से 5 पास कर दूंगा, और यहाँ से मैं कुछ भी नहीं पास करूंगा इस तरह से। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, है ना। और मैं यहाँ पर सिंपली एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ, लेट से पब्लिक वायर्ड शो फंक्शन बना लेता हूँ मैं। सिस आउट कर देता हूँ मैं, यहाँ से ए की वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ, प्लस बी की वैल्यू मैं प्रिंट करा देता हूँ, है ना। और हमने ए क्लास का चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, उसको मैं सी डॉट करके शो फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, मैं यहाँ से सी डॉट शो फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। तो सी के अंदर जो दो मेंबर्स हैं उसमें दोनों को मेमोरी मिलेगी। ए में जो हमने रखा है वो 10 रखा है, यहाँ पर आप देखिए 10 रखा है, और पेरेंट में हमने क्या रखा था, जो भी मैं पास कर रहा हूँ, पास क्या हो रहा है, 5 पास हो रहा है। इसका मतलब कि ए में क्या है, ए में यहाँ पर 5 है, और जब मैं उसको यहाँ से प्रिंट करूंगा शो फंक्शन को कॉल करके, तो प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा 10 एंड 5 क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। क्या कह रहा है यार ये, मैं फिर से रन कर रहा हूँ सुपर क्लास, इतना एग्जाम्पल अच्छा इसके लिए है। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको भी सेव ही कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 और 10 ए और बी की वैल्यू प्रिंट हो गई है ना। तो हमने कितने अच्छे तरीके से बी क्लास के भी मेंबर्स को इनिशियलाइज कर दिया और ए क्लास के भी मेंबर्स को इनिशियलाइज कर दिया। थैंक यू।